हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। तो अब और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सप्लाई। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जो डिमांड के ठीक उल्टे चलता है। ओके, तो डिमांड में आपने जैसे देखा था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड अपना डिक्रीज होता है। ये नॉर्मल फिनोमेना के केस में दैट मीन्स वो नेगेटिवली रिलेटेड था, प्राइस एंड डिमांड नेगेटिवली रिलेटेड था। अभी क्या है, ये दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, प्राइस एंड डिमांड, और इसका ग्राफ भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं। कैसे? अब ये चीज एक सिंपल कंसेप्ट देखना, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ ताकि सप्लाई वाला टॉपिक आप एक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब आपने डिमांड पढ़ते थे ना, तो डिमांड जो देखने का नजरिया था अपना, ओके, वो जो देखने का नजरिया था, ओके, मैं अच्छा पेंटर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये देखने का नजरिया था वो कंज्यूमर की तरह था। ओके, कंज्यूमर या कस्टमर दोनों में डिफरेंस होता है, उसकी तरह था। ठीक है, लेकिन अब जब अपने सप्लाई पढ़ेंगे ना, इसका देखने का नजरिया जो होगा एज प्रोड्यूसर रहेगा। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जो भी हो उसकी तरह रहेगा। क्यों सर, दोनों में डिफरेंस बताइए। अभी बताता हूँ। आप सिंपल तरीका से समझो, आप एज अ कंज्यूमर है, आपने एक 5 रुपए के लेस का चिप्स खरीदने गया और 5 रुपए का लेस खरीदने गए, आप समझो 10 रुपए लेके गए, ठीक है, तो उसमें 2 पीस होगा आपके पास। लेकिन जब वो प्राइस 6 रुपए हो जाएगा, आपका डिमांड ऑब्वियसली गिर जाएगा कंपेरेटिवली। ओके, लेकिन सप्लाई के केस में दूसरा होगा। सप्लाई के केस में कैसे डिफरेंस होगा? सप्लाई के केस में इस तरह डिफरेंस होगा कि आप सोचोगे जब प्राइस मार्केट में किसी चीज का बढ़ रहा है तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो ध्यान से देखना। आप 10 रुपया एमआरपी का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ओके, पहले 10 रुपए एमआरपी में बेच रहे थे और इसका टोटल कॉस्टिंग था 7 रुपीज, तो 3 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा था। ओके, ये चीज ध्यान से देखना, यहीं पे मैं ट्विस्ट बता दूंगा। अब यही प्रोडक्ट अगर 12 रुपए में आपके बिकना स्टार्ट हो गए, प्राइस सेम, आपका जो कॉस्ट है वो 7 रुपए ही है, प्रॉफिट 5 रुपए हो गए, टोटल 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा मुनाफा किया। जो पहले से 3 रुपए कमा रहे थे वो 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो इस केस में आप क्या बोलोगी? अरे वाह भाई वाह, अब तो मजा आ गया। जब 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो लेट्स सप्लाई मोर, वाई नॉट सप्लाई मोर। ठीक है, उस केस में आप बोलोगे कि एक काम करते हैं ना, पहले जो 10,000 यूनिट महीने का सप्लाई करते थे, आप कोशिश करते हैं 20,000 सप्लाई करने का। क्यों? जस्ट बिकॉज अभी अपना जो प्राइस है वो सप्लाई का बढ़ गया। ऑब्वियसली प्राइस जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अराइज होते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करेंगे। लेकिन सिंपल सेंस में ये अपने समझेंगे, सप्लाई एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर देखेंगे, और डिमांड की केस में हमेशा एज अ कंज्यूमर और कस्टमर देखेंगे। तो कस्टमर हमेशा चाहता है कि चीजें सस्ती मिले, और जो सप्लायर रहता है वो चाहता है महंगा से महंगा में बिके ताकि अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, वो हमेशा हर प्रोड्यूसर के, आप में से जिसके भी घर में आपके बिजनेसमैन होंगे, तो वो क्या सोचते हैं, इनफैक्ट जॉब होल्डर्स क्या सोचते हैं कि सैलरी ज्यादा मिले ना, मजा आ जाए, काम तो वही करना है, 8 घंटे की ड्यूटी करना है, 8 घंटे 10 घंटे, तो काम तो भैया वही है। ठीक है, इनपुट तो वही लगना है, लेकिन आउटपुट में अगर ज्यादा मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। तो वही चीज है सप्लाई के केस में। अगर आपका, अब सिंपल देखो, अगर आपके पिताजी को जो सैलरी मिल रहा है, अगर वो सैलरी हाइप हो जाए तो ही विल बी मोर
अटेंटिव टू हिज वर्क, ठीक है, उसीलिए वो अपना सप्लाई ऑफ वर्क ज्यादा देंगे कंपेरेटिवली टू द लास्ट। बाद में आगे जाके चेंज हो जाए वो किसने देखा है, ठीक है। शुरुआत तो भाई हर कोई अच्छा करता है, ओके। तो यहाँ पे सप्लाई का जो मैं इसका शेड्यूल कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो आपने ये चीज तो समझ गया, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे तो सप्लाई को और बेटर तरीका से समझ पाओगे और उसको रिटेन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर प्राइस क्या था और यहाँ पे डिमांड नहीं, यहाँ पे सप्लाई पकड़ेंगे अपने, ठीक है। पहले अगर प्राइस 10 रुपया था, आप 1000 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, ओके। अब जैसे वो 12 रुपये हो जाएगा ना, आप इस चीज को सप्लाई मान के चलो 1500 यूनिट करना स्टार्ट कर दिए। ये ऐसे काम करता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, इसका डिमांड सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, और दोनों डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा या पॉजिटिवली रिलेटेड रहेगा, ओके। तो इस केस में अपना जो ग्राफ रहेगा, पहले मान लो प्राइस 10 रुपये था, यूनिट्स 1000 रुपये, यूनिट्स सॉरी 1000 यूनिट्स था, सॉरी। और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 1200 पे बढ़ जाएगा। तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से उठेगा, ये हमेशा अपवर्ड मूविंग होगा, या बोलो पॉजिटिवली स्लोप्ड रहेगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सप्लाई का कर्व। ये नॉर्मली ऐसा बनता है, एक्सेप्शंस के केस तो वो तो बाद में अपने देख लेंगे, फिर भी किसी कवर कर लेंगे किसी वीडियो में। तो अब ये तो आपने समझ गए। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या आखिर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से सप्लाई अपना इम्पैक्ट करेगा। सर यहाँ भी फैक्टर्स आएगा डिमांड की तरह, कितना फैक्टर्स पड़ेंगे। देखिए सर, कुछ कुछ चीज तो कॉमन रह जाते हैं और कुछ कुछ चीज लॉजिकल बेस होते हैं। तो आपको थोड़ा लॉजिक का थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके इसको एडअप कर लें। सर एग्जाम में कितने पॉइंट्स लिखने होंगे वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, आप किस, अगर सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आप ये देखना कि कौन से पॉइंट आप ज़्यादा अच्छा तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये भी कोशिश करना डिमांड एंड सप्लाई के केस में अगर एग्जाम्पल दे सको, इनफैक्ट किसी भी इकोनॉमिक्स में, और एग्जाम्पल के साथ अगर पॉसिबल हो, अगर उसमें ग्राफ का कहीं पे पॉसिबिलिटी हो या छोटा सा डायग्राम का पॉसिबिलिटी हो, और आपको एकदम सही से पता है वो आता ही है आपको, तो बिल्कुल मिस मत करना। मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स में अगर आपने इस तरीके से पढ़ा ना, नंबर आपके छूटेंगे नहीं कहीं, जहाँ भी मिलेंगे परफेक्शन के साथ। आपको थ्योरी के लिए कितना लिखना है क्वांटिटी, ये नहीं सोचना होगा। इकोनॉमिक्स में आपको मान के चलो एक एवरेज लाइन भी आपने बना के लिख दिया ना, उसके बाद एग्जाम्पल बना दिया और डायग्राम बना दिया, तो आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कंपेयर टू उनके जो समझ ही रहे पन्ने पे पन्ने भर के आते हैं उनसे। तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के चक्कर में अपने नहीं जाएंगे। स्मार्ट वर्क जो भी करेंगे स्मार्टली करेंगे, ओके। सर हवा तो अच्छा मार देते हैं आप, मेहनत कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा, दोनों मिलके करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं हूँ ना सपोर्ट के लिए भाई। आप एक बार शुरू तो कीजिए। और देखिए यहाँ पे वीडियो क्लासेस में क्या होता है, मैं तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी शुरुआत है हमारी, उतने कोई व्यूअर्स है नहीं, व्यूज़ पूरे आते हैं नहीं, ओके। तो कमेंट्स तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे से आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मैं उस चीज़ को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अकेले मैं कितना वो चीज़ करूंगा आप समझ ही पा रहे होंगे। और जैसे से अपना क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस अडॉप्ट करने की। तो क्या होगा, कोई जैसे यूट्यूब पे ही अपने लाइव क्लासेस वगैरह करेंगे, तो क्या होगा, अपने इंटरेक्टिवली सारे डाउट्स भी ऑन स्पॉट डील कर पाएंगे। अब बहुत सोच रहे होंगे सर ये वीडियो इतने छोटे में आपने पूरा कैसे पढ़ा दिया। ये मैंने कंसेप्ट समझा है। अगर ये इंटरैक्टिव वे में अगर मैं कराना शुरू कर दूं ना, ये 30 मिनट के वीडियो 3 घंटे भी लग जाए लेकिन कंप्लीट ना हो। ये एक ऐसा टॉपिक्स है जो मैं पहले कवर कर रहा हूँ। सर लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ाते आप?
मतलब टॉपिक बाय टॉपिक कुछ रीजंस है। मैं अगर लाइन बाय लाइन कराना शुरू कर दूँ तो कुछ कुछ सजेशंस आते हैं यूट्यूब में मुझे कि ये वीडियो बना दो तो व्यूज़ आएंगे, वो वीडियो, तो वो सजेशन के बेसिस पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो उसी के लिए। लेकिन बहुत जल्दी आपका सारा वीडियोस आ जाएगा, तो आप उसको सर्च करके आप, ठीक है, बाद बाकी आप तो समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में क्या क्या होगा। पहला चीज़ होगा प्राइस। अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई के केस में, डिमांड में ठीक उल्टा था, सप्लाई के केस में प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ेगा, और सेम प्राइस अगर फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल करेगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ऊपर गया, ठीक है। तो ये रहा पहला फैक्टर। दूसरा, सर कुछ अच्छा सा बताइए ना, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। भले ही सर झूठ बोल रहे सर, बैकग्राउंड में सब समझ में आ रहा है, ये पढ़ने में कोई मजा नहीं आता है तो जबरदस्ती सर, पापा मम्मी नहीं पढ़ेंगे तो दे पटाम। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इनपुट्स के प्राइसेस। ये पेन बनाने में क्या क्या चीज लग सकता है, इंक लगेगा, उसके अंदर का वो क्या बोलता है, सॉफ्ट टाइप का होता है ना, कॉटन टाइप का, वो जो भी है वो होगा। प्लास्टिक लगेगा, प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट करने के लिए ये इंक लगेगा, रैपर लगेगा, और जो भी हो। तो इनपुट्स के प्राइसेस अगर गिर गए तो क्या होगा, देखो अपना प्राइस जो 10 रुपया था वो तो 10 रुपये ही रह गया। इनपुट पहले अगर 7 रुपीज था, अब वो हो गया 5 रुपये पे, तो क्या हुआ, अपना मार्जिन प्ले करने का जगह ज्यादा मिल गया। ओके, पहले प्रॉफिट हम कमाते थे 3 रुपये, 10 - 7, अब क्या होगा 10 - 5 करके अपने कमाएंगे 5 रुपये। तो क्या होगा, सेम प्राइस पे, प्राइस अभी चेंज नहीं हो रहा है सर, याद रखना। इनपुट के प्राइसेस पे प्राइस, जब इनपुट प्राइस अगर चेंज हो गया ना तो वो भी सप्लाई को इम्पैक्ट कर देगा। लागत हमारा कम लग रहा है, सीधा मारवाड़ी या गुजराती के लैंग्वेज में, अपना लागत कम लग रहा है, तो लागत जब कम लगेगा सेम प्राइस पे हम तो ज्यादा कमा पाएंगे। वही बात है, अगर इनपुट प्राइस अगर फॉल कर गया तो सप्लाई अपना इंक्रीज कर जाए, क्योंकि वहां पे मार्जिन प्ले करने का जगह हमें बहुत मिल रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज को बढ़ा देंगे। अगर इनपुट प्राइस महंगा हो गया तो सप्लाई अपना, नहीं सर, ये तो नेगेटिवली होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, सिंपल। क्यों, समझ में आ रहा है? एक छोटा एग्जांपल दे दे, आपके लिए नहीं और जो देख रहे हैं उनके लिए भी। इनपुट प्राइस अगर पहले मान के चलो, सेलिंग प्राइस जो था 10 रुपये था, इनपुट प्राइस पहले 7 था, अब 5 हो गया, अरे सॉरी सॉरी, ये पहले 7 था, ठीक है, इनपुट प्राइस 7 था और यहाँ पे ये हो गया 5। तो इस केस में सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट 5 रुपये से बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे इनपुट प्राइस पहले 7 था, अब ये अगर 9 हो गया, तो 1 रुपया मार्जिन के लिए भाई आप कितना खटोगे, हैं, इतना बड़ा प्रोसेस करोगे 1 रुपये के लिए, छोड़ो यार, सप्लाई कम कर दो, इससे अच्छा कम कमाएंगे, खुश रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा, देखता हूँ सीरियली हमारे पास जो मटेरियल है उसी से करवा रहा हूँ ताकि मैं भटक ना जाऊँ, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं दूसरे टॉपिक में घुस गया ना तो फिर वापस लाना मुश्किल होगा। तो एक गाइडेंस के लिए मैं रखे हुआ हूँ, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, लेकिन बुक्स इसलिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड में बिलोंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली मैं जा रहा हूँ। नहीं तो अगर इन डेप्थ घुसने चला जाओ ना तो ये अंदर बहुत लंबा एक
मैराथन लेके चला जाएगा। अब टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी में क्या है सर, थोड़ा थोड़ा आइडिया हम ट्राई करें, कर ले सर। मेरे हिसाब से लग रहा है सर, पहले अगर टेक्नोलॉजी जैसा था अगर इम्प्रूव कर गया ना सर, तो सप्लाई भी इम्प्रूव करेगा। दिमाग तो अच्छा लगा है। बादाम बादाम खा रहे क्या सुबह में? हाँ सर, मम्मी जबरदस्ती 2 बादाम सुबह दे रही है। और जो आलू पराठे सुबह खा रहे हैं उन लोग को गए, उनको मैं हूँ ना, मैं हेल्प करूँगा। तो अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से सप्लाई कैसे इंक्रीज होगा, इसका कंसेप्ट समझते हैं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, ठीक है, मशीन्स जो थे वो मैंने और बेटर लगा दिए। पहले 100 kg इनपुट रॉ मटेरियल पे मैं ऐसे 10,000 पेन तैयार करता था। क्यों? क्यों क्या? पुराने मशीन्स थे। अब मैं लिख के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 100 kg इनपुट पे आउटपुट अपना 10,000 यूनिट्स था। ओके, हाँ सर। तो नए मशीन जो मैंने लगाए ना, वो सेम 100 kg में 12,000 kg बना रहे सर। ऐसे कैसे सर? पुराना मशीन क्या चोर था? नहीं सर, चोर नहीं, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी था और उसमें वेस्टेज होता था। वो जब रॉ मटेरियल डालते थे ना साइड से, वो वेस्टेज होके निकल जाता था। देखे होंगे किसी फैक्ट्री का, या खुद के आपके अगर होंगे, या किसी अगल बगल में, या गूगल में सर्च कर लेना, तो वो क्या होता है, वेस्टेज हो जाता है। कभी कभी पुराना मशीन जो होता है ना, वो एफिशिएंटली काम नहीं करता है। अब जैसे किसी से भी पूछना, अगर किसी के घर में आपके व्हीकल्स होगा, तो वो बोलेंगे कि आप पहले की हमारी गाड़ी ना इतना माइलेज नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी था। अभी का गाड़ी माइलेज ज़्यादा देता है। तो सेम चीज़ है भाई, इनपुट तो वही डाल रहे हैं। पहले भी 1 लीटर पेट्रोल में जो माइलेज देता था, अभी ज़्यादा दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी में, थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए एग्जामिनर्स को। वो होगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कटिंग एज, टंग स्लिप कर रहा है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, अपना कम इनपुट पे भी आउटपुट फास्टर होगा। सर मशीन लगाने का पैसा कौन देगा सर? वो तुम देख लेना, वो मैं क्यों देखूंगा। बहुत चालू है तो सर आप पढ़ाते हैं, रब करते हैं और साइड हो लेते हैं। मन में जो ख्याल आ रहा है, अरे ख्याल ऐसा लाओ भाई, लेवल के हिसाब से लाओ, अभी तो छोटी बच्ची हो ना, उसीलिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। गोल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स। अब देखो सर, मैंने तो मन में ठान लिया है सर, 10,000 यूनिट हर महीना बेचना ही है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये हुई ना बात शेरों वाली, एकदम 10,000 यूनिट हर महीना नहीं बेचेंगे सर तो हम खाना नहीं खाएंगे। अरे कितना दिन उपवास रखोगे यार। तो सप्लाई, अगर तुमने एक गोल बना लिया है कि इतना यूनिट मैं बेच के ही रहूंगा, तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका, फिर तो प्राइस कुछ भी जाए, ठीक है। तो गोल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई का चेंजेस कैसा होगा। अगर आपका गोल रहेगा, जैसे ये सब जनरली देखा जाता है गोल्स वगैरह ना, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, कि इस महीना अपना टारगेट है 10,000 बच्चे को फ्री में खाना खिलाने का, तो वो सब केस में ये सब चीज काम देता है। ओके, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी बोलता क्या है, कभी कभार इसका मैं 2-3 टाइप से एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग के जो इंडियन टैक्स सिस्टम है ना, ये थोड़ा अच्छा सा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा हाई लेवल का है, तो ध्यान से सुनना। इंडियन टैक्स सिस्टम जो है ना, तो पान मसाला जो बनता है अपना, मैं कुछ और लिखने जा रहा था, पान मसाला, तो इसका मशीन की कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, इतना हाई फाई क्यों पढ़ा रहे हैं?
थोड़ा सा नॉलेज के लिए बस इतू सा दूंगा, ज़्यादा नहीं, इतू सा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो पान मसाला एक ऐसा चीज़ है ना, वो आपका एक छोटा सा पुड़िया में पैक होता है। सर नशा का बात मत बोलिए, पापा सुनेंगे बड़ी मार मारेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके स्टडी बेस में कि गवर्नमेंट क्या क्या टाइप का टैक्स सिस्टम अडॉप्ट करता है, इसका एक परव्यू दे रहा हूँ। तो अभी क्या है, एक छोटा सा पुड़िया के बेसिस में आपका वो पैकिंग होता है। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है क्या कि पान मसाला ऐसा चीज़ है ना, अगर वो जो बिजनेसमैन है बहुत चालू होता है, जो ये सबका बिजनेस करता है, गवर्नमेंट जानता है भाई ये सब छोटा मोटा चिंदी चोर सबके वो बुद्धि जानता है। तो वो बोलता है कि भैया आप ना वो पर पैकेट के ऊपर आप टैक्स मत दो, क्योंकि आप ये भी कर सकते हो कि लूज पैकिंग कर दोगे या उसका वो सिस्टम में नहीं शो करोगे, बिना बैच नंबर के बेच दोगे। नशेड़ियों को क्या है, सस्ता मिलने से हुआ। तो आपका जो मशीन का कैपेसिटी है ना सर, एक मशीन दिन में 10,000 kg अगर पान मसाला तैयार करता है, तो आपको टू द मैक्सिमम आउटपुट आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओ समझ गए। तो सर इसका मतलब जो उसका मशीन का कैपेसिटी होगा, मैक्सिमम मशीन का कैपेसिटी, उसके बेसिस में टैक्स लगेगा। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। ओके, गवर्नमेंट जैसा चाहेगा वैसा आपका कान मरोड़ देगा, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स भरोगे। तो वो पान मसाला कंपनी बोलेगा ना, अरे यार दिन का 10,000 kg का जब सरकार ने टैक्स लेना ही है, तो इसके नीचे बेचे तो क्यों बेचे भाई। मशीन वो तो टैक्स लेगा पूरा मशीन का, पूरा 10,000 kg का। अगर मैं 5,000 kg बेचूं तो भैया लॉस लग जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा अगर 5,000 kg अगर बेचूं या 10,000 से कुछ भी कम बेचूं, तो मेरा तो वेस्टेज ऑफ टैक्स का वो हो गया ना फंडा, कि मैंने तो दिया वो सरकार को, पेट भर के आया 10,000 kg का, लेकिन अपने को प्रोडक्शन ही हुआ 5,000 का। उतना ही सप्लाई, 5,000 प्रोडक्शन हुआ तो 5,000 ही सप्लाई करूंगा, या तो करो प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचना है। ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है। अब एक बात बताओ, एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सर एग्जांपल दे दे के दिमाग मत चलाइए, सीधा बोलिए। गवर्नमेंट अगर बोलता है कि दिन का आपको 500 पीस से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, दिस इज द लिमिट, तो प्राइस चाहे जितना भी बढ़ जाए आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका वो लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट ने कि इससे ज़्यादा मैं नहीं बेच पाऊंगा भैया, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है। होते हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे, जैसे वो जिसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स लगता है। मेडिसिन के केस में कुछ होता है कि इससे ज़्यादा पर डोज आप नहीं दे सकते किसी भी पेशेंट को। बहुत सारे वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के होते हैं, उतना मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जस्ट एक छोटा एग्जांपल देने की कोशिश किया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, गवर्नमेंट पॉलिसी में एक और चीज़ अच्छा आएगा कि अगर गवर्नमेंट आपको चाहे, एक मिनट मैं वीडियो देख लेता हूँ, हो रहा है ना, हाँ। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको हेल्प भी कर सकता है आपके बिजनेस में। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे आपको हेल्प कर सकता है, अगर उसने आपको सब्सिडी दे रखे है, तो दैट मीन्स आपको एक फ्री बेनिफिट दिया, आपने एक मशीन खरीदा 10 लाख का और 10 लाख में आपको फ्री बेनिफिट दे दिया। ओके, तो वो फ्री बेनिफिट के चक्कर में आपका जो प्रोडक्ट का प्राइसेस है वो गिर जाएगा। कैसे गिरेगा सर, समझा देता हूँ भाई। अगर आपने सब्सिडी एक मशीन लिया 10 लाख का और उस पर आपको सरकार ने पूरा पूरी सब्सिडी कर दिया, अब एक बात बताओ, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट, उसमें उस मशीन का कुछ एक पार्ट तो उसमें जुड़ा हुआ है ना, मशीन का दाम तो आप डेप्रिसिएशन के हिसाब से जोड़ रहे हो। सर कहाँ इतना दिमाग लगाते हैं। ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर आप इस चीज़ का आइडिया अगर होगा आपके, कॉस्ट शीट बोल के एक अकाउंटिंग में एक पार्ट होगा कॉस्ट शीट। ओके, तो उसमें
एक दो सम होगा आपके लेवल के हिसाब से, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट आपका डेप्रिसिएशन का मशीन में जुड़ जाता है। मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक हाई लेवल का एक वीडियो बना दूंगा भैया। अपने को क्या है, अपने को तो बस नॉलेज बांटना है, ठीक है सर। बहुत डायलॉग मारते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्सिडी मशीन्स का जो मिलता है हमें, तो डेप्रिसिएशन का इसका वैल्यू मैं प्राइस से माइनस कर देता हूँ, या बोलो प्राइस में इसको बेनिफिट मिलता है या पर यूनिट पे मुझे बेनिफिट। छोड़ो सर, क्यों उतना घुमा रहे हो, सीधा बोलते हैं। चलो, आप मान लो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, या बोलो चैरिटेबल ट्रस्ट में खाना सप्लाई कर रहे हो, ओके। तो वहाँ से अगर आपको कहीं से अगर सब्सिडी मिल गया कि चलो उसका जो चावल का जो पैसा होगा वो मैं दे दूंगा, तो बाद बाकी आइटम में आपको तो एक सपोर्ट मिल जाएगा ना, प्राइसेस गिराने के आपको मौका मिल जाएगा, या इनपुट का कॉस्ट आपका गिर जाएगा क्योंकि आपके पैसे कम लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज कई दफ़ा आपको हेल्प करता है सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। ये बहुत डिटेल टॉपिक है भैया, ये सब बहुत लंबा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अपना लेवल क्या है, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग अभी 11-12 में हो, या 9-10 वाले भी कुछ कुछ में ये पार्ट आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। मैं वो सब सोच के ले रहा हूँ। अगर आप में से अगर कोई हायर वाले हैं तो वो भी बताना भैया, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इससे हायर लेवल की आपके नॉलेज में दे पाऊँ। मैं तो चाह ही रहा हूँ कि कोई आ जाए कि ऐसा बोले कि हाँ हायर लेवल में भी बताओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ फॉर्म्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये बड़ा ही इजी सा है। अब देखो, आप लोग 10 दोस्त हो, 10 छोड़ो सर, 3 ही बना दो, ठीक है, पपलू टपलू एंड झपलू, ठीक है। अरे सर पोगो देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके दोस्त हैं। अब एक बात बताओ, 3 दोस्त अगर ये 20 यूनिट माल दिन का बना दिया, ये 20 बना दिया और ये 20 बना दिया, तो टोटल 60 यूनिट्स आप सप्लाई कर, मतलब मार्केट में ही आप इतना सप्लाई कर पा रहे हो, मार्केट में इतना ये प्रोडक्ट जा पाएगा। अगर इसके जगह सिर्फ एक ही सप्लायर मार्केट में रहा तो टोटल आप 20 यूनिट्स ही सप्लाई कर पाओगे। यही इसका कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स रहेगा मार्केट में उतना ज़्यादा यूनिट्स सप्लाई होगा, ठीक है। तो फिलहाल अपने ये टॉपिक पे क्लोज करते हैं। आज हम लोगों ने सीखा सप्लाई का कंसेप्ट और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द सप्लाई। मेरे पास जितने पॉइंट्स थे मैंने कोशिश की कवर अप करने के। आपके अगर कुछ है तो बता देना, उस पर भी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।